सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे ईवीएस के बारे में और ईवीएस में हमने 2015 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 2014 के फर्स्ट हाफ यानी 1 से 15 तक के क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला सवाल हमारा है वो ये है कि वायु दाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। वायु दाब को मापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। बैरोमीटर कहा जाता है वायु दाब मापने के यंत्र को। देखिए, अगर बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है और वायु दाब मापने में किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। बैरोमीटर जो होता है इसमें पारा भरा होता है और अगर पारा अचानक गिरने लगे तो आप समझिए कि आंधी तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। थर्मामीटर जिसका प्रयोग सबने किया होगा, थर्मामीटर से हम मनुष्य के शरीर का ताप मापने का कार्य करते हैं। सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है बीटी कपास क्या है। बीटी कपास है तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ट्रांसजेनिक पौधे का मतलब ये है कि जो इसका डीएनए कोड है इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है। और चेंज किससे किया गया है? इसमें बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु से इसके डीएनए कोड को क्या किया गया है? चेंज किया गया है। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप ये पौधा कीटनाशक पैदा करने में सक्षम है। यानी कि कपास के पौधे में अगर कुछ कीट लगते हैं तो उन्हें अब वापस से कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें, वो स्वतः ही उन कीटों से लड़ लेगा, इतना कीटनाशक पैदा कर लेगा। इसीलिए ये हानिकारक कीटों से खुद को सुरक्षित कर लेता है। तो बीटी कपास एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है फैक्ट्रियों के निकलने वाले धुओं से वायुमंडल में पहुंच जाता है या किसी भी माध्यम से अगर सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचा और वहां वो कंडेंस हुआ, बादल बना और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर गया तो इसी को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा में क्या होता है? फसल, इमारत और स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा में फसल, इमारत और स्वास्थ्य को नुकसान होता है, जिसके लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? उत्पादन वाला पारिस्थितिकी तंत्र जो सर्वाधिक मामले में है वो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए, विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विषुवत रेखा की खास बात क्या है कि सूरज यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पे मिलता है। विषुवत रेखा के पास सूर्य का तापमान सबसे अधिक यहीं मिलता है। तापमान सबसे ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे वर्षा भी सबसे ज़्यादा होगी। तो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो तापमान उच्च है, वर्षा उच्च है तो उत्पादन भी अधिक देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र जो देखने को मिलता है वो विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलता है। कौन सा आम पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन जो है आम पकाने में प्रयोग होता है? तो इस रसायन का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड से आम पकता है लेकिन उसे पकाने के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो एसीटिलीन गैस है। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaCO2, इसमें से एक गैस निकलती है एसीटिलीन गैस जो फल को पकाने में सहायक होती है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो दूषित जल पीने से फैलने वाली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से फैलती है। टाइफाइड नामक बीमारी जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से फैलती है। इसे आंत ज्वर या आंत का बुखार भी कहा जा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये सब के सब ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये एक जहरीली गैस है, जहरीली और प्रदूषक गैस है, लेकिन तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है? दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है। इसे दमा घोटू गैस कहते हैं। दमा घोटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को।
बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब के सब ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। इसमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से कौन जो है द्विबीजपत्री पौधा है? तो ये हो जाएगा आपका सरसों। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। सरसों के दाने को अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें से ऐसे दो दल निकलेंगे, जिन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं, दो दल वाले पौधे कहते हैं। अन्य पौधों में अरहर, मटर, चना को भी अगर देखेंगे तो ये दो बीजपत्री पौधे देखने को आपको मिलेंगे। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, अगर पौधे में जल के अधिग्रहण की बात करें तो वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम धरती से जड़ों के माध्यम से जो जल अवशोषित होता है उसको जाइलम पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है, बेसिकली पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब पत्तियां जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश लेके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या बनाती हैं? अपना भोजन बनाती हैं। और उस बने हुए भोजन को ये जो फ्लोएम होता है वो पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जल जाइलम लेके जाता है और जब भोजन बन जाता है तो उसको फ्लोएम जो है पौधे के हर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? देखिए, प्रथम साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। इसके मुख्य देवता हैं भगवान इंद्र। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त किसमें हैं? ऋग्वेद में। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो देखिए, अगर हम बात करें वायुमंडल के 99% भाग पर विस्तारित गैसों की तो उसमें दो गैस हो जाएंगी, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारे वायुमंडल में 78% है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के 21% हिस्से में, यानी 21% भाग ऑक्सीजन का है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो 99% भाग ये दो गैसें कवर कर लेती हैं, बाकी 1% में अन्य गैसें देखने को मिलती हैं। पर्यावरणीय अध्ययन शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण होता है, जो टूर लाया जाता है बच्चों का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक भ्रमण का पर्यावरण अध्ययन में मुख्य उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे अगर हम ये बात करें कि ताजमहल आगरा में है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो बच्चा इसको सुनेगा, लेकिन जब इस ताजमहल को हम ले जाके बच्चों को दिखा देंगे तो देखने के बाद वो समझ जाएगा कि कैसे है, क्या है, किस डिज़ाइन में बना है, उसका आकार क्या है, तो वो सब उसको समझ में आ जाएंगी। तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव जब होगा तो वो ज्ञान अस्थायी होगा, लंबा चलने वाला ज्ञान होगा। तो इसीलिए पर्यावरणीय अध्ययन में क्षेत्रीय भ्रमण का प्रावधान किया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसकी आवश्यकता है हमें परीक्षा के अनावश्यक भय को कम करने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो ही एग्ज़ाम हो, एक हाफ ईयरली हो और एक ईयरली हो, तो ये दो एग्ज़ाम अगर होना है तो बच्चा ये 6 महीने डरा रहेगा, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम देगा, फिर एक एग्ज़ाम उसको फाइनल एग्ज़ाम मिलेगा। लेकिन अगर हम डेली, वीकली, मंथली टेस्ट लेते रहें, उसका सतत मूल्यांकन करते रहें, तो एग्ज़ाम का फियर बच्चों में कम होगा और वो परीक्षा के अनावश्यक तनाव से बच सकेंगे। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो ये विशेषता इसकी है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। जो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी होती है उसमें लवण सांद्रता यानी कि NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये NaCl की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि ये जड़ें जो हैं पानी होने के बावजूद भी पानी को अवशोषित नहीं कर पाती। पानी होने के बावजूद भी जड़ पानी को अवशोषित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें नमक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, नमक की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु जो है वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये चुन चुन कर चरना। देखिए,
सबसे पहले तो अगर हम इस बाग की बात करें तो यहाँ फूल दिख रहा है, घास दिख रही है, झाड़ी पेड़ सब देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ पशु आ गए जिनको सिर्फ फूल पसंद है। तो पशु क्या करेंगे, जितने फूल हैं उन सबको चुन चुन के चर लेंगे और एक टाइम के बाद क्या होगा, फूल पूरे के पूरे फील्ड से गायब हो जाएंगे। तो पशु करते क्या हैं, ये पसंदीदा वनस्पतियों को नष्ट वो खा लेते हैं जिससे वो नष्ट हो जाती हैं और उसके स्थान पर अन्य अवांछित वनस्पतियाँ उग जाती हैं। तो पशु जो है वनस्पति को कैसे बदल देते हैं, चुन चुन कर चरने के माध्यम से, क्योंकि इस जंगल में सब कुछ पशुओं को पसंद नहीं होगा और जो पसंद होगा उसको वो चर लेंगे, वो समाप्त होगा, उसकी जगह पे कोई नई वनस्पति आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 15 सवाल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के 15 क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।